नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। राम मंदिर दान चोरी में आज फिर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए नाम और चौंकाने वाले कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव नोटों की गिनती की व्यवस्था में जैसे ही शामिल हुआ था, वैसे ही वो चोरी के खेल का सरगना बन गया और इस पूरे मामले में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। सोमवार को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने वाली है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। चोरी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 100 कर्मचारियों की छुट्टी की चर्चा ने मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट के भीतर भी हलचल बढ़ा दी है। इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक नहीं कई खबरें राम मंदिर दान चोरी को लेकर सामने आई। एक तो ट्रस्ट में बड़े बदलाव की और दूसरा एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। तो क्या समझा जाए, कई और चौंकाने वाले नाम और खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इसमें तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नाम जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए समस्या पैदा करने वाले हैं। इन्होंने बहुत जातीय कार्ड खेला। इन लोगों ने इनडायरेक्ट तौर पर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये मिश्रा जी, ये राय जी, ये पांडे जी, इन लोगों के नाम को ज़्यादा उभारा। इन लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं इसमें यादव जी भी हैं। और इसलिए सबसे ज़्यादा जो खुलासा हो रहा है, जो एक एक करके रिपोर्ट सामने आ रही है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करती जा रही है, उसमें दिख रहा है कि ये पूरे मामले में मनीष यादव और टिन्नू यादव यानी रमाशंकर यादव, ये चचा भतीजा, जिस तरीके से चचा भतीजा की जोड़ी ये राजनीति में अखिलेश यादव के चलती है, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये दो चचाओं के बीच अकेले ये अखिलेश यादव बैलेंस करते रहते हैं कि नहीं नहीं, कभी राम गोपाल यादव को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दे दो और शिवपाल यादव को दबा दो, क्योंकि उनके संगठन में ज़्यादा बड़ी भूमिका है। और जब उनको लगने लगता है कि नहीं नहीं राम गोपाल यादव थोड़ा ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो इस बीच राम गोपाल यादव के पर कतर दिए, वो भी परेशान हो गए। अमित शाह को लेटर तक लिख दिया। अब लेटर में क्या क्या लिखा है तो मॉनसून सत्र के दौरान पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और समाजवादी पार्टी भी कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं जा रही जिस रास्ते पर टीएमसी, जिस रास्ते पर उद्धव की पार्टी गई है। तो खैर, इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका यही बताई जा रही थी कि टिन्नू यादव के पास ऑफिशियली कोई अधिकार नहीं था, ऑथोरिटी नहीं थी। न वो मंदिर का कोई कर्मचारी है, न ही मंदिर में जितने मैनेजमेंट किए जाते हैं उसकी जिम्मेदारी किसी ने उसे दी। टिन्नू यादव के पास न ही चाबी होनी चाहिए और न ही किसी संवेदनशील मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए थी। ये एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि टिन्नू यादव को किसी ने अपॉइंट ही नहीं किया था, कहीं से अपॉइंटमेंट नहीं था। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है, आप वहां के ऑफिशियल कर्मचारी नहीं हैं, तो आपको इतनी छूट मंदिर परिसर में क्यों दी गई? क्या आपने गलत इस्तेमाल किया अपने चंपत राय के नज़दीकी होने का? क्या अनऑफिशियल तरीके से मंदिर के किसी भी हिस्से में जाने आने की उसको छूट मिली हुई थी और इसके पीछे चंपत राय के साथ उनके अच्छे संबंध, यानी उनके पूर्व ड्राइवर रहे थे, तो उसी समय से एक्सेस होता गया? या फिर चंपत राय से संबंधों के आधार पर उसने कुछ नए संबंध बनाए ट्रस्ट के अंदर, मंदिर में काम करने वाले लोगों के अंदर, और उसके शासित अनिल मिश्रा के साथ, क्योंकि अनिल मिश्रा की भूमिका तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। चंपत राय ने भी यही बात कही थी कि हमको तो 2026 में ही चोरी की घटना के आने के कुछ दिन पहले पता चला था कि एमओयू साइन हुए हैं बैंक के साथ, तो कोई एसओपी भी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया गया है कि किस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। तो ये सारे मामले जो अभी आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि और लोग जो थे वो भागीदार थे। चोरी करने वाला कौन? टिन्नू यादव और मनीष यादव। ये दोनों मिलकर ही पैसे की गड्डियां उड़ाता था, क्योंकि चाबी टिन्नू यादव के पास थी। और उसमें से जो और लोग हैं, काउंटिंग में शामिल लोग हैं, 6 लोग काउंटिंग में जो शामिल था, वो उसमें इसकी हिस्सेदार होते थे। यानी मंदिर से पैसे चुराया, उसके बाद उसे ले जाने, बाहर ले जाने के लिए अकेले नहीं ले जा सकता था, और ये लोगों को भी जानकारी थी कि पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये दूसरे लोग जो थे, लवकुश मिश्रा से लेके अनुभव पांडे तक, ये सारे लोग उसमें भागीदार होते थे। और फिर चुराने के बाद
ये पैसे एक एक करके अलग अलग लोगों को दिए जाते थे। वो इसे छिपाने के तरीके बनाते थे, अलग दिन अलग तरीके होते थे। कोई एक ऐसा तरीका नहीं था कि हर बार पैकेट में ले जाएंगे, हर बार जुराब में ले जाएंगे, जूते में ले जाएंगे। कुछ सफाई कर्मचारियों के साथ मिलके जो डस्टबिन बाहर जाते हैं उसमें भी पैसे छिपा कर ले जाया जाता था। इसलिए सफाई कर्मचारियों की भूमिका भी आ रही है कि ये जो पूरा गैंग चल रहा था चढ़ावा चोरी का, उसमें सबसे ऊपर में बैठा हुआ कौन था उसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर में बैठे हुए अगर कोई और लोग नहीं था, यानी टिन्नू यादव और मनीष यादव के ऊपर कोई नहीं था, तो यही दोनों मास्टरमाइंड है, यही दोनों चोरों का सरगना है, यही पूरा गैंग का लीडर है, गैंग लीडर यही है। और उस गैंग को ये चलाता था, उसमें कुछ और लोग ऐड होते गए। ऐसा नहीं है कि यही 6, 7, 8 लोग ही रहे। इसलिए जो पिछले दिनों 23 कर्मचारियों को मंदिर से बाहर किया गया, इसी शक पर किया गया कि इन लोगों ने 10,000 रुपया बाहर भेजना है तो उसके लिए 100-200 रुपया किसी और को दिया, 500 रुपया दिया कि ये 500 रुपया तुम्हारा हिस्सा हुआ, मंदिर परिसर से बाहर 10,000 लोगों बाहर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तो ये पूरे जो स्क्रिप्ट तैयार की गई और यह स्क्रिप्ट तैयार करने में जो भूमिका निभाई वो था टिन्नू यादव, क्योंकि टिन्नू यादव को मंदिर के जितने भी मीटिंग होते थे उसकी जानकारी थी जी। उनके उसका अप्रोच था, पहुंच थी उन दस्तावेजों तक जहां पर काउंटिंग के बाद जो पैसे रकम तय होते थे कि इतनी रकम हुई है, और उसके बाद मंदिर से लेकर बैंक तक जो पहुंचाया जाता था उसकी जानकारी हुई। और उस जानकारी के बाद उसने एक नया तरीका डेवलप किया चोरी का कि देखो 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, हर रोज का काउंटिंग इतना हो रहा है, तो 35 लाख में से अगर 1-1.5 लाख रुपया चुरा भी लिया जाए तो ये किसको पता होगा। और इसी पूरी कॉन्स्पिरेसी में उसने अपने भतीजे मनीष यादव को काउंटिंग में शामिल करवाया, यानी कि अपॉइंट किए जा रहे थे। कौन अपॉइंट कर रहा था? बैंक वाला। कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला था? बैंक वाले को। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किसने किया था? मिश्रा जी ने, यानी अनिल मिश्रा ने एमओयू पर साइन करवाया था। और उसके बाद बैंक की पूरी जिम्मेदारी थी काउंटिंग से लेकर बैंक में डिपॉजिट करने तक। तो अभी जो सीनियर मैनेजर थे उस समय, उनके ऊपर भी जांच चल रही है कि क्या उनकी भी भूमिका थी या फिर अपॉइंट करवाने के लिए इन लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया कि एक बाहर की कंपनी है, सामान्य कर्मचारी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के लिए जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि जितनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जब एटीएम में ड्यूटी लगाना होता है, एटीएम के साथ उनके पेमेंट ज़्यादा होते हैं। फैक्ट्री में ड्यूटी लगाना होता है तो 8 से 10,000 हुआ, तो एटीएम में ड्यूटी लगाने वाले को 15 से 20,000 रुपया सैलरी दी जाती है। तो जहां एटीएम में ड्यूटी लगाने की बात होती है, उन जगहों पर इसी सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ स्टाफ जो मैनेजर रैंक के हैं वो घूस लेते हैं कि नहीं 20,000 रुपया पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ड्यूटी एटीएम में लगाएंगे। तो उसी तरीके से कहीं यहां मोडस ऑपरेंडी तो नहीं था कि एक बार ही 1 लाख रुपया दिया गया कि हमें भाई मंदिर परिसर में काउंटिंग में शामिल करो, 20,000 रुपये सैलरी है, 1 लाख रुपया हम आपको घूस दे रहे हैं। तो अगर घूस की बात आई तो बैंक के कर्मचारी नपेंगे। और अगर जिस तरीके से रिकमेंड किया है अनिल मिश्रा ने अपने भाई भतीजों को, जो काउंटिंग में शामिल था, जो भी अभी भी जेल के अंदर है, इन लोगों की भूमिका हुई, तो ये माना जाएगा कि स्क्रिप्ट तो टिन्नू यादव और मनीष यादव ने तैयार किया, काउंटिंग के स्टाफ को अपने साथ मिलाया और उसके बाद धीरे धीरे स्टाफ का दायरा बढ़ाता गया, क्योंकि उसे मंदिर से पैसा बाहर ले जाने में समस्या हो रही थी। तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी होगी? टिन्नू यादव की। और इसलिए टिन्नू यादव के पास पैसे निकल रहे हैं, उसके कंपनियां दिख रही है, उसके पूरे रिश्तेदार 20 से 22 रिश्तेदार उसके ऐसे हैं जिसके ऊपर नजर रखी जा रही है, उसके प्रॉपर्टी की तलाशी हो रही है कि आय से अधिक संपत्ति तो इन लोगों के पास नहीं है। तो अभी तक जितने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही टिन्नू और मनीष यादव की भूमिका बड़ी दिखाई पड़ रही है। और इसलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर ये पूरा मास्टरमाइंड, ये चोरों का सरगना, गैंग लीडर मनीष यादव और टिन्नू यादव निकल गया
तो फिर तो पूरा नैरेटिव ही मेरा चेंज हो जाएगा। जो हम अभी तक बदनाम करने के लिए पुजारी की, चंपत राय की, अनिल मिश्रा की, लव कुश मिश्रा की बात करते रहे, ये तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। और फिर हमारा जो कोर वोटर है उत्तर प्रदेश में, यादव, पूरा ठीकरा उसी के ऊपर न फूटने लगे कि इन्हीं लोगों ने राम मंदिर से पैसा चुराया और इन्हीं लोगों ने राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया, ताकि अखिलेश यादव को आगे आने वाले चुनाव में अपने राजनीति करने का एक मौका मिल सके। चलिए राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब देश भर की नजरें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी टिकी हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ एक मंदिर दान चोरी की जांच की नहीं, बल्कि राम मंदिर की दान व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता का भी बड़ा इम्तिहान है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए खुलासे, नए नाम सामने आ सकते हैं। और इस खास शो में भी इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।